मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएस चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के रूप में जाना जाता है, इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। इस पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इसके प्रमुख एलिमेंट्स क्या हैं, अवयव क्या हैं, संवेगात्मक बुद्धि का प्रशासन में किस रूप में प्रयोग होता है, संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार से भावनाओं का प्रबंधन करती है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि पीछे 2019 में आया था, भावनात्मक बुद्धि तत्वतः एक सैद्धांतिक संप्रत्यय नहीं है किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा तथा आयामों की व्याख्या कीजिए। इन एसेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ theoretical concept but a multi-dimensional social skill. Explain the concept and dimensions of emotional intelligence in the context of the statement. उसके अगले वर्ष पूछा गया था, what is emotional intelligence, what is its role in the administration. आईएएस में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। भावनात्मक बुद्धि आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके साथ काम करने की योग्यता है, इसका विवेचन करें। तो इस रूप में हम देखते हैं कि हमेशा यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम इस पर सबसे पहले आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका उद्भव कहाँ से हुआ। सैद्धांतिक रूप में सबसे पहले येल विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर्स पीटर सालोवी और जॉन मेयर द्वारा 1990 में सेट ऑफ स्किल के रूप में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। उसके पश्चात जिस शख्सियत ने इस अवधारणा को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, उनका नाम है डेनियल गोलमैन। इनकी एक पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर मोर देन IQ। और उसके पश्चात आज यह चाहे मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र का, पर्यावरण का, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम इस अवधारणा का प्रयोग करते हैं और इस अवधारणा के विशेषज्ञों से सलाह लेकर के उससे संबंधित क्रियाकलाप को संपादित करने का प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं कि वस्तुतः इसकी मीनिंग क्या है और एक कॉन्सेप्ट क्या है। इमोशंस, जैसे कि इसके नाम से इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इसमें इमोशंस है और इंटेलिजेंस है। इमोशंस में हमारी भावनाएं आती हैं, हमारे संवेग आते हैं, और इंटेलिजेंस जो हमारे मस्तिष्क के बौद्धिक पक्ष है उसको दिखाता है। इस प्रकार से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यह दो रूप, हमारे मस्तिष्क के दो पक्षों का समन्वय है। एक भावनात्मक पक्ष, इमोशनल एस्पेक्ट्स, और दूसरा इंटेलिजेंस अर्थात रेशनल या बौद्धिक पक्ष। इन दोनों के समन्वय का नाम ही वस्तुतः इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब अगला चरण है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स क्या हैं, इसके अवयव क्या हैं। तो इसके अवयव में जो डेनियल गोलमैन थे, उन्होंने इसके 5 अवयव बताए हैं, 5 भाग बताए हैं, जिनसे मिल करके वस्तुतः हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का स्वरूप निर्मित होता है या इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल से युक्त व्यक्ति को माना जाता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण चरण है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला भाग है स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के बारे में जागरूक होना। स्वयं के बारे में जागरूक होने का क्या अभिप्राय हो सकता है। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, उसके कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, उसके कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं, उसकी कुछ कमियाँ होती हैं, उसकी कुछ खामियाँ होती हैं।
देन वी शुड अवेयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स। हमें इन सब के बारे में जागरूक होना चाहिए। हम अपने उपनिषदों की उस महान परंपरा को याद करें जिसमें कहा जाता था आत्मानम विद, अपने आप को जानो। और यह जो अपने आप को जानने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है संवेगात्मक बुद्धि में। आप याद करिए कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो हमें अपने आप को दर्पण में देखना है, भले बुरे सारे कर्मों को, हमारी क्या भलाई है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। तो यह तब तक नहीं पता चल सकती जब तक सेल्फ अवेयरनेस ना हो। और इसी को एक मनोवैज्ञानिक हैं कूले, जॉर्ज कूले, उन्होंने लुकिंग ग्लास थ्योरी का सिद्धांत दिया कि जिस प्रकार से हम दर्पण में देख करके अपने कमियों को हटा देते हैं और अच्छाइयों को संवार देते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेल्फ अवेयरनेस भी हमें इस ओर अग्रसर करती है। अब सेल्फ अवेयरनेस, हम जान गए कि हमारी खूबियाँ और हमारी खामियाँ क्या हैं, तो उसके बाद ठीक अगला चरण होता है सेल्फ मैनेजमेंट। हाउ वी हैव टू मैनेज, कैसे हम मैनेज करें। मैनेजमेंट का अभिप्राय क्या है? मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी अच्छाइयाँ बहुत ही सटीक और सुव्यवस्थित रूप में प्रतिष्ठापित होती हैं, स्थापित होती हैं, बढ़ती हैं, और जो कमियां हैं वो दूर होती हैं, हटती हैं। इस रूप में मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे रूप में आगे बढ़ जाती हैं और जो गड़बड़ चीज़ें हैं वह हट जाती हैं। इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मैनेजमेंट को ईश्वरीय स्वरूप बताया था। आप अगर फिलॉसफी के विद्यार्थी रहे होंगे तो पढ़ेंगे कि जो ईश्वर के अस्तित्व का तर्क दिया जाता है उसमें एक तर्क व्यवस्थापक का भी है। सुप्रीम मैनेजर जिसने संसार की सारी व्यवस्था को बना दिया, उसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि किस प्रकार से ईश्वर के द्वारा पर्यावरण में जो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इन रेज को रोकने के लिए समताप मंडल में वहाँ पर ओजोन लेयर बनाई गई, जिससे जो हमारे लिए हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक रेज हैं, वो ना आ पाएँ। तो इसीलिए हम जितना स्वयं को मैनेज करते चले जाते हैं, उतना ही स्वयं में दिव्य आत्मा, डिवाइन फ्लेम के नज़दीक होते जाते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत बड़ा गुण होता है। इसके ढेरों उदाहरण मिलते हैं। आप यहाँ पर सरदार पटेल को ले सकते हैं। सरदार पटेल के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे और उसी समय उनके पास एक चिट्ठी आती है और जिस चिट्ठी में यह सूचना रहती है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर एक इमोशंस है जिसके साथ वो एक निष्ठ पति के रूप में, बहुत ही प्यार करने वाले पति के रूप में उनकी एक भावना है, और दूसरी भावना यह है कि वह जिस मुवक्किल से पैसा लेकर के, फीस लेकर के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, वह इमोशंस है। अब इन दोनों में प्रबंधन करना है। सरदार पटेल ने इसका बखूबी प्रबंधन किया और वह उस चिट्ठी को उन्होंने जेब में डाल दिया, अर्थात उस इमोशंस को, उस दुख भरे समाचार को उन्होंने पैकेट में डाल दिया, उसको रोक दिया, और जो उनका मूल कर्तव्य था, ड्यूटी एट द टाइम, उसको उन्होंने शुरू रखा, जारी रखा, और उन्होंने मुकदमे में बहस की, डिबेट किया, और फिर दूसरी भूमिका, जैसे ही वह मुकदमे से निवृत्त हुए, बाहर आके फपक फपक कर रोने लगे। तो वह जो भावनाएं थी वह यहाँ आकर के प्रकटित हुई।
तो ये जो उदाहरण है सेल्फ मैनेजमेंट का, इस प्रकार से बिरले उदाहरण मिलते हैं। और जो इस प्रकार से अपनी भावनाओं को मैनेज कर ले जाते हैं, वही इतिहास में आयरन मैन के रूप में, लौह पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित होते हैं। अब फिर अगला है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जो अपने आप को अच्छाई के लिए हमेशा प्रेरित करने का भाव है। आप देखिए कि इसके जो जीवंत उदाहरण है, ढेर सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हमेशा किस प्रकार से अपने आप को सतत मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है। महान पुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है। आप अब्राहम लिंकन को ले सकते हैं। अब्राहम लिंकन कितने गरीब परिवार में पैदा हुए और बाद में लगातार अपने आप को अच्छाई के प्रति मोटिवेट करते 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 वह जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और न केवल उस पद को सुशोभित किया बल्कि वहाँ पर सदियों से चली आ रही रंग भेद की परंपरा को उन्होंने समाप्त किया और इस रूप में वह सबसे महान और सशक्त राष्ट्रपति के रूप में हुए। लाल बहादुर शास्त्री को ले सकते हैं। किस प्रकार से उन्होंने लगातार अपने आप को मोटिवेट करते हुए सर्वोच्च पद के स्थान पर सुशोभित किया। और यही नहीं, जो उनका सेल्फ मोटिवेशन था, यह एक महान परंपरा के रूप में स्थापित किया। आप याद करिए कि जब देश में अनाज की किल्लत थी, भुखमरी की स्थिति थी, तो उन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया और इसके माध्यम से जो भावनाएं थी उनको उत्थापित किया, संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग किया। और यही नहीं, उन्होंने स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत किया कि अगर देश की जनता भूखी है तो हम भी उपवास करेंगे। और इस रूप में यह जो सेल्फ मोटिवेशन के उदाहरण हैं ये आपको मिलते हैं। आप वर्तमान समय में भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम का उदाहरण ले सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन को ही दिखाया है कि कैसे स्वयं को मोटिवेट करते करते हम एक महान परंपरा के रूप में स्थापित हो सकते हैं, महान आविष्कार कर सकते हैं। और इसके और तमाम आप देख सकते हैं, जो ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार से जो है कई ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं कि एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो कई बार जो है पराजित हो रहा था और अंत में उसने एक मकड़ी से प्रेरणा ली कि किस प्रकार से एक मकड़ी बार बार गिर करके अपने जाले को निर्माण कर रही थी। तो उसने सोचा कि जब यह बार बार गिर करके अपने जाले को बना सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस रूप में जो यह सेल्फ मोटिवेशन है, यह कहता है बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये जो कदम मिलाकर चलना होगा, या जो सतत मोटिवेशन की अवधारणा है, इस रूप में फलीभूत होती है। अब ये तीनों तत्व तो अपने से संबंधित हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन। व्यक्ति अपने तक ही नहीं सीमित रहता, वह समाज से भी जुड़ा होता है। तो समाज से जुड़े होने के नाते फिर उसका कर्तव्य बनता है सोशल अवेयरनेस, समाज के प्रति जागरूकता। जैसे हम अपने बारे में जानते हैं तो उसी प्रकार से हम समाज के बारे में भी जानें। तो समाज के बारे में जानने का अभिप्राय क्या है कि जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पर अपने लिए प्रयोग किया था, ठीक वही क्राइटेरिया समाज के लिए प्रयोग करेंगे कि समाज में कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं, क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ हैं जिनको हम सही कर सकते हैं। और इस रूप में जो सोशल अवेयरनेस होता है, यह भावनात्मक बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। सोशल अवेयरनेस के द्वारा जो आत्म तत्व है वह समाज तत्व से जुड़ जाता है और इस रूप में आत्म तत्व का विस्तार होता है। और इस आत्म तत्व के विस्तार के द्वारा ही हम महान पुरुषों की परंपरा में शामिल होते हैं और महान से महान कार्य कर जाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण है। महात्मा गांधी की सोशल अवेयरनेस थी कि उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा थी उसको जन आंदोलन में बदल दिया। उन्हें लगा कि किस प्रकार से हम समाज को अपने आप से जोड़ सकते हैं। आप देखिए कि कैसे उन्होंने जो आम जनता की वेशभूषा थी उसको उन्होंने धारण किया। महात्मा गांधी के संदर्भ में एक कहानी कही जाती है कि पहले जो कोट पैंट
और इस प्रकार से जो वस्त्र थे उनको वो धारण करते थे। लेकिन जब वह हिंदुस्तान आए और किसी घाट पर वो गए थे तो उन्होंने एक माता को देखा जो कि एक ही धोती धारण की हुई थी और उसी धोती का आधा भाग नहाते समय निचोड़ रही थी और आधे भाग को पहन रही थी। इससे जो महात्मा गांधी के इमोशंस थे वो प्रभावी हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये माता अगर एक वस्त्र से अपना काम चला सकती है तो हम कोट पैंट इस प्रकार के इतने वस्त्र धारण करने का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने तभी संकल्प कर लिया कि जब तक हमारे राष्ट्र की संपूर्ण माताओं को, संपूर्ण बहनों को, संपूर्ण भाइयों को पूरे वस्त्र की आपूर्ति नहीं हो पाती है तब तक हम एक वस्त्र ही धारण करेंगे। आप देखिए किस प्रकार से इस सामाजिक जागरूकता के द्वारा वह आम आदमी की छवि के रूप में प्रस्तुत हो गए, आम आदमी से सीधे सीधे जुड़ गए, आम आदमी से सीधा उनका कनेक्शन हो गया। और जब अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने जब कहा कि बोला कि अगर जो मजदूर है वो भूखे रहते हैं तो वो भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं भी भूखा रहूँगा। तो सीधे उन्होंने जो मजदूरों की इमोशंस थी उसको अपने इमोशंस से जोड़ दिया, अपनी भावनाओं से जोड़ दिया और इस रूप में उन्होंने जो आम जनता थी, सोशल अवेयरनेस थी, सोशल अवेयरनेस को आत्मसात किया। और इस कारण से यह उनका गुण था जिस कारण से वह एक मोहनदास करमचंद से महात्मा गांधी के रूप में स्थापित हो गए। फिर है सोशल मैनेजमेंट। सोशल मैनेजमेंट ठीक वही बात है कि जो समाज की अच्छाइयाँ हैं उनको हम उस रूप में प्रबंधित करें और जो कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए ढेर सारी कोशिशें, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वह सती प्रथा रही हो, चाहे बाल विवाह रहा हो या जाति प्रथा रही हो, संप्रदायवाद रहा हो, तो इन सब के संदर्भ में जो अच्छी चीज़ें थी, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर थे, ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी ठीक उसी प्रकार से जो इमोशंस थे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सती प्रथा के द्वारा उनके कोई रिश्तेदार थे उन्हें सीधे आग में झोंक दिया गया, उनकी जो रिलेटिव थी, उनकी जो संबंधी थी, और उसी से ईश्वरचंद विद्यासागर का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने संकल्प किया कि हम इस कुरीति को दूर करेंगे। और इसके लिए उन्होंने किस प्रकार से मैनेज किया कि जो भी उस समय के प्रतिष्ठित लोग थे, जो भी सम्मानित लोग थे, सभी का एक समूह बनाया और उसके पश्चात जो सरकार थी, सरकार के पास गए कि इस अमानवीय प्रथा को हमको दूर करना है। और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिल करके उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन कराया। इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह की स्थापना, या आज भी जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के नारे देते हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी आई तो कोरोना महामारी के संदर्भ में किस प्रकार से सेल्फ मैनेजमेंट किया गया। आप जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो थाली बजाने की बात थी, आप इसको एक सीधे अर्थ में ले सकते हैं कि नहीं, थाली बजाने का क्या औचित्य है। इसके द्वारा उन्होंने पूरे राष्ट्र की इमोशंस को जगाया और यह बताया कि इस निराशा और हताशा की घड़ी में हमें किस प्रकार से उत्साहपूर्ण अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। जब उन्होंने जो कोरोना फाइटर्स थे, कोरोना वायरस थे, उनके संदर्भ में जब दीप जलाने की बात की तो दीप जलाकर उनको सम्मानित करने की बात की, ताली बजाने की बात की, तो इसके माध्यम से वह पूरे राष्ट्र को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे थे। तो इस रूप में यह बातें जो सोशल मैनेजमेंट है, सोशल मैनेजमेंट इस रूप में किया जाता है। जैसे आप देखिए कोई भी जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उन सभी राष्ट्रीय योजनाओं में इस स्किल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है, जब अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री को उदाहरण दिया, जब उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान के द्वारा उन्होंने पूरे किसानों की इमोशंस को और जवानों की इमोशंस को जोड़ दिया। और बाद में उसी को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान कह के, जब मिसाइल मैन की बात आई और भारत को वैज्ञानिक रूप से सशक्त करने की बात आई, तो इस प्रकार से उन्होंने जोड़ दिया। तो यह जो सोशल मैनेजमेंट होता है, सोशल मैनेजमेंट किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने में उसमें इमोशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह उसको
आगे बढ़ाता है। जैसे अभी सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में मैंने देखा प्राथमिक विद्यालय में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी जो मुझको अपील की। उसमें लिखा था कि 2 ही रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यह जो नारा दिया गया कि भले ही हम भूखे रहेंगे लेकिन हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो इस रूप में यह सोशल मैनेजमेंट की अवधारणा हमारे जो भी सामाजिक अभियान हैं उनको चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। और अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे किस प्रकार से प्रशासन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब इस रूप में हमने देखा कि यह 5 एलिमेंट्स ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस हैं जिनके द्वारा हम अपना विकास करते हैं, अपना प्रबंधन करते हैं और अपने प्रबंधन करने के साथ साथ समाज का भी विकास करते हैं। इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की एक कविता बहुत प्रासंगिक है जिसमें उन्होंने कहा है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। तो हम सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट द्वारा अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख का विस्तार करते हैं और पूरे संसार को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। और इसी परंपरा में महात्मा गांधी हैं, अब्राहम लिंकन हैं, नेल्सन मंडेला हैं, या अभी कैलाश सत्यार्थी हैं जो बचपन बचाओ आंदोलन से सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ EI, इसी से संबंधित है कि EI का क्या महत्व है। अभी हमने आपके सामने ये IS का प्रश्न रखा था, इसमें पूछा गया था कि जो EI है वह अपने विरुद्ध नहीं बल्कि आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके समर्थन में कार्य करने के लिए प्रभावी भूमिका निभाती है। तो इसको आपको देना है कि किस प्रकार से, हाउ डज इट वर्क। तो ये इसी में समाहित है। एक आप 5 चरण बताएंगे, 5 अवयव बताएंगे किस प्रकार से इन अवयवों, इन एलिमेंट्स के द्वारा, इन अवयवों के द्वारा यह काम होता है। उसके बाद फिर इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व हम देखेंगे कि सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत किससे होती है, व्यक्ति से होती है। फॉर पर्सन, फॉर फैमिली, फॉर कम्युनिटी, फॉर कंट्री, फॉर वर्ल्ड। फॉर पर्सन कैसे इसका महत्व है हम देखेंगे कि जब हम अत्यधिक भावुकता में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे अधिक भावना में मत बहो। और उस भावना में बह करके किस प्रकार से आप देखें कि इस समय जो अवसाद का आंकड़ा है, आत्महत्या का आंकड़ा है, वह बढ़ता जा रहा है। कहने को तो हम ग्लोबल विलेज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह जो जोड़ है यह इंटरनेट का जोड़ है, यह इमोशंस का जोड़ नहीं है, यह तारों का जोड़ है, निर्जीव तारों का जोड़ है। और ये जो निर्जीव तार हैं, निर्जीव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यह हमारे इमोशंस को खा गए हैं। और इस कारण से हमारे अंदर मनोविज्ञान से संबंधित बीमारियां ही बीमारियां होती जा रही हैं और बीमारियां पूरे मस्तिष्क को, शरीर को नष्ट करती हैं। और अवसाद की दर, आत्महत्या की दर सर्वाधिक रूप में इस सदी में बढ़ती जा रही है। तो जब हम अपने इमोशंस को बुद्धि के द्वारा मैनेज करते हैं, इंटेलिजेंस के द्वारा मैनेज करते हैं, तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं। इसके हमने उदाहरण अभी आपको दिए थे। अब्राहम लिंकन का उदाहरण आप ले सकते हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं। किस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने इमोशंस को मैनेज किया। आपको याद करिए महात्मा गांधी का बचपन, किस प्रकार से वह झूठ बोलते थे, किस प्रकार से वह चोरी करते थे। और स्थिति ये थी कि रास्ते में पड़ी हुई बीड़ी को उठा करके पी लेते थे। और वही महात्मा गांधी जब इन इमोशंस को उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा समझा, विश्लेषण किया, तो लगा कि नहीं, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा, उन्होंने संकल्प कर लिया कि नहीं, अब मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे सत्य का पालन करना है। और इस रूप में जो एक साधारण बुद्धि के, जिन्हें अभी भी आप देखें कि अगर कोई 3rd डिवीजन पास होता है तो उसको गांधी डिवीजन कहते हैं। और वह गांधी डिवीजन आज सारे डिवीजन्स का आधार है। सारी जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उन वो प्रतिभाएं तरसती हैं कि उनके नाम के साथ महात्मा जुड़ जाए। तो ये क्या था, यह मतलब इमोशंस का मैनेजमेंट ही था। और आप देखें इसका प्रत्यक्ष अभी उदाहरण देखें, अभी हाल की घटना में आपको 2 उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण है सुशांत का।
जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह आत्महत्या कर लिया। उसी परंपरा में उसी क्षेत्र का एक दूसरा उदाहरण है सोनू सूद का। वह भी गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने कोरोना काल में किस प्रकार से कूद करके, जब सब लोग घर में डर रहे थे, कूद करके मदद करने के लिए आगे आया। तो यह फॉर पर्सन, उन्होंने अपनी इमोशंस को मैनेज किया, समझा और उसको समाज के साथ जोड़ दिया। तो आज वह एक अच्छे अभिनेता के रूप में, रियल हीरो के रूप में, रियल हीरो से बढ़ करके रियल हीरो के रूप में प्रतिष्ठापित हुए और वहीं सुशांत की मृत्यु हो गई। फॉर फैमिली में आप देखें कि किस प्रकार से आप कलह बढ़ रही है, माता का पिता के साथ में या माता का पुत्र के साथ में, पिता का पुत्र के साथ में अंतर पीढ़ी संघर्ष आज एक हकीकत बन गई है। तलाक की दरें बढ़ रही हैं, पति पत्नी में इतना कलह होता है कि आए दिन घरेलू हिंसा के सबसे ज़्यादा केसेस लिखे जाने लगे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की स्थितियां बढ़ रही हैं। तो ये सब के पीछे क्या है? इन जितने भी अनर्थ हैं उनके पीछे मुख्य रूप से यही है कि हम पति पत्नी के इमोशंस को नहीं समझते और पत्नी पति की इमोशंस को नहीं समझती। दोनों अपने अपने इमोशंस के प्रति अवेयर नहीं रहते और जब अवेयर नहीं रहते, मैनेज नहीं कर पाते हैं तो परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बिखर रहे हैं, भिन्न प्रकार की आत्महत्या की दर बढ़ रही है। और इस रूप में यह जो पारिवारिक विघटन है एक बहुत ही बृहद रूप ले रहा है। तो और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, इमोशंस का मैनेजमेंट है, वो परिवार आगे बढ़ रहे हैं। फॉर कम्युनिटी, समुदाय के लिए जो सामुदायिक दंगे होते हैं, सामुदायिक झगड़े होते हैं, उनके पीछे क्या है? उनके पीछे यही है कि जो निगेटिव इमोशंस हैं उनको हम उठा देते हैं। वो चाहे राजनीति के द्वारा उठाए जाएं, चाहे क्षेत्र के द्वारा उठाए जाएं, और वह सांप्रदायिक दंगों का रूप लेते हैं। लेकिन जब हम उन इमोशंस को सोचते हैं, न केवल सेल्फ अवेयरनेस होता है बल्कि सोशल अवेयरनेस भी होता है। हम यह जानते हैं जैसे जाति के संदर्भ में कि अगर हम अपनी जाति को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दूसरी जाति के बारे में हम इस प्रकार से कहेंगे तो उसको भी अच्छी नहीं लगेगी। सीधा सा फलसफा है, स्वर्णिम गोल्डन रूल ऑफ टू मैनेज इमोशंस, जो हमारे उपनिषदों में, भारतीय संस्कृत में बहुत अच्छी बात कही गई है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अपने समान जो दूसरों को देखता है वही ज्ञानी है। ये कहा जाता है कि द थिंग यू डोंट लाइक देन डोंट बिहेव टू अदर्स आल्सो। इट इज द गोल्डन रूल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह गोल्डन इथिक्स है जो हमें अच्छी नहीं लगती। आत्मना, जो अपने प्रतिकूल हो, एंटी हो, एंटी सेल्फ हो, वह दूसरे के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती है। और जब हम इस चीज़ को अपना लेते हैं तो यह परिवार में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, राष्ट्र में, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉर कंट्री के लिए तो इमोशंस की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य में सीधे कहा गया है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी धरोहर, जो हमारी संस्कृति है, राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र का आदर करें। और इसी इमोशंस को देखिए कि किस प्रकार से मैच करता है इमोशंस का कितना महत्व होता है। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को उद्धृत कर सकते हैं जब वह कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ इमोशन जो भरा नहीं है भावों से, मतलब जिसमें भाव नहीं है, जिसमें इमोशंस नहीं है, हृदय नहीं, वह पत्थर है, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस रूप में अब देखें कि जब हम जैसे कहते हैं जय हिंद कहते ही न, जय हिंद केवल दो शब्द नहीं हैं, दो अक्षर नहीं हैं, बल्कि यह अपने आप में संपूर्ण राष्ट्र को प्रतिबिंबित करने वाला इमोशन है, संपूर्ण राष्ट्र को प्रतिबिंबित करने वाला भाव है। जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तो इसके पीछे उन्होंने इसी बात को जगाया था। जब उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जो तुम मुझे खून दो, इसमें जो इमोशन छिपा था बलिदान का,
तो इस प्रकार से कंट्री के लिए फिर फॉर द वर्ल्ड, जो फॉर द वर्ल्ड है, इस यहाँ पर भी इमोशंस को प्रयोग किया जाता है। आप SDG 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें एक इमोशनल स्टेटमेंट दिया गया है कि हम जब विकास की यात्रा पर निकले हैं, when we are traveling for the journey of development, then we have to look that no one will be left, एक भी व्यक्ति न छूटे। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व के लिए है, और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी परंपरा है उसमें इस बात को कहा गया है। अब जो प्रश्न का दूसरा टॉपिक है पूछा गया है, इस बार पीसीएस 2019 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ EI इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप ये देखिए कि स्वयं को एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप खड़ा कर दीजिए। आप सोचिए कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो आपके सबऑर्डिनेशन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग आपके ऊपर हैं, अर्थात उच्चस्थ अधिकारी हैं और निम्नस्थ हैं। उनके साथ आपका जो व्यवहार होगा वह, फिर आपके पास जनता आती है मिलने के लिए। जनता के प्रति हम पूरे सभी के सभी किसके सेवक हैं, जो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो हम सब उन्हीं के सेवक हैं। तो उनके लिए फिर उनके संपर्क में कौन है, जनप्रतिनिधि हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, या पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, और फिर जिससे हम गवर्न हो रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनके साथ हम किस प्रकार से अपने इमोशंस को रखें। तो ये जो पूरे के पूरे एरियाज हैं, इन सब में किस प्रकार से और किन किन चीज़ों का महत्व होता है, वह सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में काम में आता है। तो सबसे पहले क्या है, फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, जो हमारे नीचे के लोग हैं, हम किस प्रकार से उनसे बात करें, हमारे बात करने का तरीका इस प्रकार से हो कि लोग कहते हैं कि अरे उसने इस प्रकार से बात की, मेरे दिल को छू गई, टचिंग द हार्ट। तो ये जो टचिंग द हार्ट का कौशल है, यह इमोशंस के द्वारा आता है, बुद्धि के द्वारा नहीं जाता है। फिर इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी जो IPS की ट्रेनिंग थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन था। उन्होंने अतुल करवल जो IPS अधिकारी हैं और इस समय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, तो उनका उन्होंने उदाहरण दिया कि जब वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वह ऐसे घूमने निकल रहे थे, भीड़ में पहुंच जाते थे, तो अतुल करवल ने उनको मना किया। लेकिन जो उनके मना करने का तरीका था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप ऐसे बाहर असुरक्षित रूप में नहीं निकल सकते हैं, आपको सुरक्षा के रूल्स को फॉलो करना होगा। तो उन्हें लगा कि अरे एक CM को एक साधारण सा IPS निर्देश दे रहा है, सुरक्षा अधिकारी निर्देश दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम लोगों से, जनता के बीच में जैसे चाहे वैसे मिलें। तो मोदी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आप केवल नरेंद्र भाई मोदी नहीं हैं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और इस रूप में गुजरात की संपत्ति हैं, और गुजरात की संपत्ति की, गुजरात के एसेट्स की रक्षा करना हमारा दायित्व है, और इस रूप में यू हैव टू फॉलो माई रूल्स। तो ये बात मोदी के दिल को छू गई। जहां उन्हें लगता था कि नहीं, ये हमारी अवज्ञा हो रही है, सीएम की अवज्ञा हो रही है, वहां पर उन्होंने जैसे ही ये कहा कि आप प्रदेश की संपत्ति हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, और इस रूप में यह अंतर्वैयक्तिक स्किल होती है जिसके माध्यम से यह जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इसका योगदान है। उसके पश्चात फिर दूसरा क्या है कि टीम वर्क। जब हम इमोशंस के द्वारा आगे बढ़ते हैं, आप इसका सबसे सटीक उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से आर्मस्ट्रांग पेम ने किस प्रकार से, आप जानते हैं मणिपुर के IAS अधिकारी हैं, उन्होंने 100 किलोमीटर लंबी सड़क अपने सहयोग से, अपने प्रयासों के द्वारा, जब सरकार से उतना संसाधन नहीं थे, अपने प्रयासों के द्वारा उन्होंने बनवा दिया, और वो ऑफिसर ऑफ प्लानेट के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, नवाजे गए, इस पुरस्कार से नवाजे गए। तो ये उदाहरण है। उसके बाद फिर टू कंट्रोल द क्राउड,
जो क्राउड होती है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमोशंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है संवेगात्मक बुद्धि का। सपोज करिए कि आप एक सांप्रदायिक दंगे को कंट्रोल कर रहे हैं और आप जो दंगाई हैं वह आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं और आपके इमोशंस हावी हो जाएंगे कि हम इनको मार दें, नष्ट कर दें, पूरी तरह से गोलियां चलवा दें। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा कि नहीं, हमें इन्हें राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखना है और फिर जो उनकी इमोशंस हैं उनकी इमोशंस को भी समझना होगा कि इसके पीछे क्या कारण है। तो जो उनमें सांप्रदायिकता की ग्रंथि है कि एक मोटिवेटर के रूप में आपको उसको दूर करना पड़ेगा और सही बात उनको बतलानी पड़ेगी। और इस रूप में जो क्राउड कंट्रोल होता है, भीड़ के मस्तिष्क को पढ़ने में, नियंत्रित करने में, तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के दोनों महत्वपूर्ण चरण हैं, बहुत प्रभावी हो जाते हैं और जिसके द्वारा आप इस प्रकार की जितनी भी भीड़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लीडिंग रोल में अगर कोई सरकारी योजना चलाई जा रही है तो उसको आप इस प्रकार के जो ये पांचों अवयव हैं इनके द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस रूप में जो सरकारी क्षेत्र में आप जितने भी एरियाज हैं उस एरियाज में इसको स्थापित कर सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर एक अच्छे प्रशासक के रूप में जनता से संपर्क के द्वारा, उच्च स्तर अधीनस्थ के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, इन सब में जो इमोशनल इंटेलिजेंस का है वह महत्वपूर्ण रोल होता है। और जो इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि अभी हम कह रहे थे सोशल अवेयरनेस के बारे में, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टीएन सेशन के द्वारा किस प्रकार से चुनाव के संदर्भ में, चुनाव की शुचिता के संदर्भ में अपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट को जोड़ दिया गया और वह सबसे अच्छे चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रतिष्ठापित किए। किरण बेदी का उदाहरण ले सकते हैं, उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा गया जब, तो तिहाड़ जेल में उन्होंने जो कैदियों के इमोशंस थे, सोशल अवेयरनेस, उसको उन्होंने समझा और कैदी जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था उन्होंने उसको मानव की दृष्टि से देखा, उनको योग, प्राणायाम और भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी स्किल्स थी उसको उन्होंने समझा और उनको स्किल्स में उनको लगा दिया गया। तो ये श्रीधरन है, ये श्रीधरन ने जो ये कहा जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस, उनके अंदर हमेशा सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा ये चीज़ रहती थी किस प्रकार से हम किसी भी काम को तय समय पर पूरा करें। और इस रूप में वह मेट्रो मैन के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, जाने जाते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे जो तत्व हैं, यह सब हैं। और इसके लिए आप जिलाधिकारी की चुनौतियां हैं, आलोक रंजन की पुस्तक है जिलाधिकारी की चुनौती, इस पुस्तक को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्रशासक कैसे क्राउड कंट्रोल करता है, कैसे नेताओं से मिलता है, कैसे जनप्रतिनिधियों से मिलता है और किस प्रकार से अप्रिय स्थिति आने पर वह उसका कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो इस रूप में हमने इसको समझा। मित्रों, आपका इस जो इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित लेक्चर था, इसे आपने लगता है कि यह आपके इमोशंस को छुआ है, आपके इंटेलिजेंस को प्रभावित किया है। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है उसमें प्रज्ञा शब्द जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ है और उसमें इमोशंस की भी बात है, तो इसको आप आगे बढ़ाएं लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा। धन्यवाद।